आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प ईमेल आया है। हाँ, क्या है इसमें? किसी फैन ने मतलब अपनी कल्पना से फिर हेरा फेरी 3 की पूरी कहानी ही गढ़ डाली है। अरे वाह! राजू, श्याम और बाबूराव, भाई इस तिकड़ी को दोबारा स्क्रीन पर देखने का इंतजार बहुत लंबा हो गया है। हाँ, ये तो है। और ये ईमेल दिखाता है कि फैंस की उम्मीदें और कल्पनाएं कहाँ तक जा रही हैं। बिल्कुल। तो कहानी कैसी गढ़ी है? पूरी फिल्मी होगी? हाँ, अरे बिल्कुल, हास्य से लबालब, एकदम ओरिजिनल फिल्मों के अंदाज में। मतलब पढ़ने में मजा आ गया। अच्छा, तो फिर शुरू कहाँ से किया है लेखक ने? पिछली फिल्म से जोड़ा है? हाँ, वहीं से। लेखक ने इसे वहीं से जोड़ा है जहाँ पिछली फिल्मों 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन था ना। हाँ, बिल्कुल याद है। हाँ। क्लासिक सीन। बस वहीं से। लेकिन इस बार मतलब घपले नए हैं। अच्छा। जैसे क्रिप्टो करेंसी से लेकर सर्कस तक पूरी तरह से आज के जमाने का तड़का लगाने की कोशिश है। क्रिप्टो करेंसी, हेरा फेरी में ये थोड़ा अलग नहीं है? है तो, पर शायद यही नयापन लाने की कोशिश है। और किरदारों के बारे में भी कुछ मजेदार बातें हैं। हाँ, बताइए। बाबूराव का क्या हाल है इस कहानी में? बाबूराव वो अब भी उसी पुराने बंगले में हैं, लेकिन कहानी के मुताबिक अब वहां किराएदार के तौर पर भूत रहते हैं। क्या? भूत? हाँ। अजीब है, पर शायद लेखक बाबूराव के किरदार में कोई नया कॉमिक एंगल सोच रहे थे। हो सकता है। और श्याम? श्याम वो बन गया है LIC एजेंट। LIC एजेंट? हाँ, और उसका नारा है बीमा कराओ धोखा पाओ। वाह, ये तो श्याम के कैरेक्टर पर एकदम फिट बैठता है। उसकी किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल, ये श्याम की निराशा और वो जो उसकी थोड़ी चालाकी है ना, उसका मिक्सचर दिखाता है। हाँ, ये एंगल तो काफी सटीक लग रहा है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? कोई नई स्कीम आई होगी जरूर। अरे स्कीम के बना हीरा फेरी कैसी? बिल्कुल आई है। एंट्री होती है मैडम बिटकॉइन की। मैडम बिटकॉइन? ये कौन है? ये एक नया किरदार है जो लोगों को क्रिप्टो में पैसा लगाकर मियामी में घर बनाने का सपना दिखाती है। ओहो, मतलब एक डिजिटल पॉन्जी स्कीम टाइप कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश है। और हमारे राजू भाई, वो तो यकीनन। अरे बिल्कुल, राजू भला कैसे पीछे रह सकता है? वो तो तुरंत इस स्कीम के चक्कर में पड़ जाता है। हाँ, उसकी तो फितरत है। और इस पे श्याम हमेशा की तरह चिल्लाता है, रोकता है उसे। और बाबूराव? और यही बाबूराव का वो क्लासिक अंदाज वाला डायलॉग आता है। ईमेल में लिखा है, अबे ओ रिचू, मियामी कहाँ है? क्या CST के बगल में? हा, क्या बात है। ये हुई ना बाबूराव वाली बात। ये उनके भोलेपन को एकदम सही पकड़ता है। बिल्कुल, उनकी दुनिया ही अलग है। लेकिन ये क्रिप्टो वाला एंगल, क्या ये इस तिकड़ी के साथ जंच रहा है? मतलब वो जो देसीपन था। ये सवाल अच्छा है। देखो, एक तरफ तो ये कहानी को मॉडर्न टच देता है, आज के स्कैम से जोड़ता है। दूसरी तरफ हेरा फेरी का असली मजा तो उनके वो आपसी झगड़ों, गलतफहमियों और वो छोटे मोटे रोजमर्रा के जुगाड़ में था। सही बात है। क्रिप्टो थोड़ा बड़ा कैनवस लगता है, पर लेखक ने इसे भी कंफ्यूजन और धोखे के जाल में ही लपेटा है। हाँ, कंफ्यूजन और धोखा तो इनकी कहानी की जान है। तो आगे क्या होता है ईमेल में? ईमेल के अनुसार कहानी में फिर ट्रिपल धोखा है। ट्रिपल धोखा? हाँ, और 1 करोड़ रुपए का भारी कंफ्यूजन। मतलब धोखे पे धोखा और सब गड्डम मट। अरे बाप रे। दुबई से दरभंगा तक हर मोड़ पर बस एक ही गूंज, पागले तूने धोखा खाया है। लेखक ने पूरी कोशिश की है कि वो हेरा फेरी वाला कैओस और भागम भाग वाला माहौल बना सके। क्या लगता है, ये कोशिश कामयाब हुई है? मतलब वो ओरिजिनल वाला पागलपन महसूस होता है इस कहानी में? देखो, ईमेल पढ़कर तो लगता है कि भागदौड़ और गलतफहमियां तो भरपूर डाली है। किरदारों को एक मुसीबत से निकालकर दूसरी में फंसाया गया है। लेकिन वो जो एक, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कैओस था ना, जो किरदारों की बेवकूफी और किस्मत से अपने आप बनता था, उसे सिर्फ कहानी लिखकर पकड़ना थोड़ा मुश्किल तो है। हाँ, वो परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। फिर भी प्रशंसक की कोशिश अच्छी है। और अंत क्लाइमैक्स कैसा सोचा है? उम्मीद है वैसा ही धमाकेदार और हास्यास्पद होगा। अंत तो बिल्कुल हेरा फेरी स्टाइल में ही है। ईमेल के क्लाइमैक्स के अनुसार एक बम फटता है। बम? हाँ, लेकिन वो शाम के टिफिन में रखा होता है। क्या? शाम की टिफिन में? हाँ, और पैसे मिलते भी हैं, पर वो नकली चॉकलेट के नोट निकलते हैं। ओह नो, मतलब सारी मेहनत, भागदौड़ सब बेकार। सब बेकार, सब कुछ गंवा बैठते हैं, वो भी एकदम मजाकिया अंदाज में। ये तो परफेक्ट है। और तिकड़ी का क्या होता है आखिर में? कुछ सबक सीखते हैं? सबक? राजू, अरे सब कुछ लुटने के बाद भी वो आखिर में पूछता है, अबे कोई और स्कीम है क्या? वो कभी नहीं सुधरेगा। बिल्कुल नहीं, उसकी फितरत ही ऐसी है। और इस पर बाबूराव का जवाब, वो तो क्लासिक होना ही चाहिए। अरे बिल्कुल, ईमेल के अंत में बाबूराव के जवाब है,
अबे साले, न पैसे रहे न स्कीम, चलो 2-2 घूंट पियेंगे और भूल जाएंगे। वाह क्या बात है, ये है असली हेरा फेरी स्पिरिट। हाँ, ये तिकड़ी के उसी चिरपरिचित अंदाज को दिखाता है। सब कुछ गवा कर भी हार ना मानने वाली, या शायद कहे बेफिक्र रहने वाली फितरत। तो कुल मिलाकर इस फैन की फिर हेरा फेरी 3 की कहानी में शायद लॉजिक मतलब तर्क ढूंढना मुश्किल हो, लेकिन हास्य और वो पुरानी फील को वापस लाने का भरपूर वादा तो है। हाँ, और ये दिखाता है कि फैंस असल में क्या देखना चाहते हैं। उन्हें वही केओस, वही किरदार चाहिए। सही कहा। और जैसा कि ईमेल के आखिर में एक मजेदार लाइन लिखी है, पैसा हो या ना हो, बाबूराव का लंगोटी स्टाइल हमेशा एवरग्रीन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये बात किरदारों की जो स्थायी लोकप्रियता है ना, और उनका वो अनोखा चार्म, उसको दिखाती है। उनकी पहचान उनकी सिचुएशन से बड़ी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि बार बार फेल होने, घोटाले करने और हमेशा मतलब कगार पर रहने के बावजूद इन किरदारों का ये जो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, ये दर्शकों को इतना पसंद क्यों आता है। इस काल्पनिक कहानी में भी वही पैटर्न दोहराया गया है। शायद उनकी हरकतों में हमें अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी नाकामियों की एक मजेदार झलक मिलती है, जिसे देखकर हम हंस पाते हैं। क्या लगता है? हो सकता है शायद ये एक तरह का कैथारसिस है। उनकी बेवकूफियों पर हंसकर शायद हम अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते।